हेलो एवरीवन। मैं प्रियंका एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस करूंगी वन लाइनर क्वेश्चंस को, जो कि होंगे क्लास 7th की ज्योग्राफी से। और आपके एग्ज़ाम को बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आपके रिवीजन के लिए ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है पर्यावरण दिवस से। देखिए, जो 7th क्लास की बुक है इसका नाम ही है हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरण से जितने भी संबंधित चीज़ें हैं, जितने घटक हैं पर्यावरण से जितने भी प्रश्न बनते हैं, वो सारे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। तो देखिए, जो वस्तु विनिमय पद्धति होती है इसमें क्या होता है कि वस्तुओं की अदला बदली की जाती है और धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास गेहूं है और दूसरे व्यक्ति के पास चावल है, तो वो उसे पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने गेहूं देगा और दूसरा उसके बदले उसे चावल दे देगा। तो इसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ वस्तुओं का आदान प्रदान होता है और इसे ही वस्तु विनिमय पद्धति कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पारितंत्र क्या है। तो देखिए, पारितंत्र जो है जीवधारियों का आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध, यानी कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें जितने भी जीवधारी होते हैं, चाहे वो मानव हो, कोई भी पक्षी हो, जानवर हो, कीड़े मकोड़े हों, इनका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध और पर्यावरण के जितने भी कारक होते हैं उनके साथ संबंध होता है। और ये सब एक ही जगह में निवास करते हैं और वो सब मिलकर पारितंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उस परत का नाम क्या है। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी है उसे हम एक प्याज के रूप में मान लेते हैं। जैसे प्याज में परत होती है, ऐसे ही हमारी पृथ्वी में भी परत है और हमारी पृथ्वी जो है अलग अलग परतों से मिलकर बनी है। तो जब जो सबसे ऊपर की परत है पृथ्वी की, उसे हम पर्पटी कहते हैं। और ये सबसे पतली परत जो पतली होती है, मतलब सबसे पतली परत होती है पर्पटी। ठीक है, इसका नाम होता है पर्पटी। सबसे ऊपर की है और सबसे पतली है। ठीक है, और अगर महाद्वीपों पे इसकी गहराई की बात करें तो ये 35 किलोमीटर होती है, लेकिन अगर समुद्र की सतह से इसकी बात करें तो ये केवल 5 किलोमीटर तक होती है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है। तो देखिए, इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में है विश्व की सबसे गहरी खान, और ये 4 किलोमीटर तक लंबी है या गहरी है। अगला प्रश्न है कि जो महाद्वीपीय संहति होती है वो किससे बनी होती है। तो देखिए, जो महाद्वीपीय संहति है वो मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना, ये खनिज होते हैं, इनसे मिलकर बनी होती है। और इसे सिलिका से सी और एल्यूमिना से एल लेकर इसे Cl, शॉर्ट में Cl कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है कि जो महासागर की प्रॉपर्टी है वो किससे बनी होती है। तो देखिए, महाद्वीप की तो सिलिका और एल्यूमिना से, और महासागर की बनी होगी सिलिका और मैग्नीशियम से। तो इसे शॉर्ट में सिमै कह देंगे। सिलिका का सी और मैग्नीशियम का मै लेकर इसे सिमै कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्पटी तो सबसे ऊपर की परत हो गई, इसके नीचे की परत क्या कहलाती है। तो देखिए, पर्पटी के नीचे की जो परत होती है उसका नाम होता है मेंटल, जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे आंतरिक परत जो होती है हमारी पृथ्वी की वो क्या कहलाती है। तो देखिए, सबसे आंतरिक परत का नाम होता है क्रोड। क्रोड है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। तो देखिए, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि क्रोड किससे बनी होती है। तो जो क्रोड होती है वो निकल एवं लोहे की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि शैल के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, जो हमारी पृथ्वी की पर्पटी है, यानी कि जो सबसे ऊपर की परत है, वो अलग अलग शैलों से बनी होती है। और कोई भी खनिज पदार्थ है उस जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो उसका एक पिंड होता है, उसी को हम शैल कह देते हैं। और शैल मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं।
और शेल के तीन कौन से प्रकार हैं ये हम जानते हैं। तो देखिए पहली जो शेल होती है उसका नाम है आग्नेय शेल। आग्नेय शेल या इसे इग्नियस शेल भी कहते हैं। दूसरी है हमारी अवसादी शेल, जिसे सेडिमेंट्री शेल भी कहते हैं। और तीसरी है हमारी कायांतरित शेल, जिसे मेटामॉर्फिक शेल भी कह दिया जाता है। अगला है हमारा कि आग्नेय शेल यानी कि इग्नियस शेल का दूसरा नाम क्या है। तो इन्हें प्राथमिक शेल भी कह देते हैं। प्राथमिक शेल या आग्नेय शेल एक ही बात है। तो जब जो मैग्मा होता है वो ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जब वो ठोस हो जाता है तो इस तरीके से जो शेल बनती है उसे आग्नेय शेल कहते हैं। और ये भी देखिए दो प्रकार की होती हैं। लेकिन उससे पहले अगला प्रश्न देखते हैं कि आग्नेय शेल कैसे बनती है। तो हमने अभी इसका बारे में जाना था कि जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो आग्नेय शेल का निर्माण होता है। देखिए जो आग्नेय है उसको इग्नियस शेल भी कहते हैं। और ये जो इग्नियस है इसका अर्थ ही होता है अग्नि, यानी कि जब द्रवित मैग्मा है वो पिघला हुआ है यानी कि वो गर्म है, और जब वो ठंडा होगा तब वो शेल का निर्माण करेगा, यानी कि गर्म चीज़ से बन रहा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। अगला है कि आग्नेय शेल के दो कौन से प्रकार होते हैं। तो देखिए पहला होता है अंतर्भेदी शेल और दूसरा होता है बहिर्भेदी शेल। तो देखिए जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है तो ये पृथ्वी के अंदर से निकलता है, और जब वो पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो ठंडा होगा, और ठंडा होकर क्या होगा, ठोस हो जाएगा, और इससे जो शेल बनेगा उसे बहिर्वेदी आग्नेय शेल कहेंगे। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है पृथ्वी के अंदर ही वो ठंडा हो जाता है तो उसे अंतर्भेदी आग्नेय शेल कहेंगे। नेक्स्ट है कि बहिर्भेदी आग्नेय शेल का उदाहरण। तो देखिए जो बेसाल्ट होता है वो बहिर्भेदी आग्नेय शेल का एक उदाहरण है, और ये बहुत महीन दानों वाला होता है। और जो दक्कन का पठार है वो अधिकतर बेसाल्ट शेलों से ही मिलकर बना है। अगला है कि अंतर्भेदी आग्नेय शेल का एक उदाहरण। तो इसका उदाहरण हो जाएगा ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है हमारा कि जीवाश्म किसे कहते हैं। तो देखिए शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के जो अवशेष होते हैं उन्हें जीवाश्म कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कायांतरित शैल किसे कहते हैं। तो जो कायांतरित शैल होते हैं वो आग्नेय और अवसादी दो तरीके के जो शैल होते हैं वो उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि आग्नेय और अवसादी शैल जब उच्च ताप और दाब के कारण किसी दूसरे शैल में बदल जाते हैं उन्हें कायांतरित शैल कहते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है या चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, तो संगमरमर जो है एक कायांतरित शैल का उदाहरण है। अब देखिए अवसादी शैल किसे कहते हैं। अब हमारा अवसादी शैल यहाँ पर रह गया। तो देखिए जो शैल होते हैं जब वो लुढ़कते हैं ऊपर से तो चटकते हैं, टकराते हैं एक दूसरे से, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, और इन छोटे छोटे कणों को ही हम अवसाद कहते हैं। और ये जो अवसाद होंगे ये हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा दिए जाते हैं। वहाँ पर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये दब दब कर कठोर होकर एक शैल का रूप ले लेते हैं, और इसे ही अवसादी शैल कहा जाता है। जैसे जो बलुआ पत्थर है वो रेत के दानों से बनता है। जब रेत हवा से उड़कर एक से दूसरी जगह पहुंच जाती है और धीरे धीरे दबती रहती है दाब से, तो वो बलुआ पत्थर का रूप ले लेती है। अगला प्रश्न है कि स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की जो सतह पर कंपन होता है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे भूकंप कहते हैं। भूकंप क्या है कि जो हमारे स्थल मंडल की प्लेटें हैं जब वो आपस में गति करती हैं तो इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है, और इसे ही भूकंप का नाम दे दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भूपर्पटी के नीचे का वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम उद्गम केंद्र कहेंगे। और उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को क्या कहेंगे, तो उसे अधिकेंद्र कहेंगे, भूकंप का अधिकेंद्र। उसके बाद है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए भूकंपीय तरंगें जो हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। पहली है अनुदैर्घ्य तरंग, या इन्हें हम पी तरंग भी कहते हैं।
दूसरी है एस तरंग अथवा अनुप्रस्थ तरंग, और तीसरी है एल तरंग अथवा इन्हें पृष्ठीय तरंगे भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भूकंप की जो तीव्रता है वो मापी किस पर जाती है, तो भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। और भूकंप का मापन जिस यंत्र से किया जाता है उसे भूकंप लेखी कहते हैं। और जो देखिए जो 7.0 तीव्रता का जो भूकंप आता है वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वो बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। लेकिन जो 2.0 तीव्रता का जो भूकंप आता है उसका प्रभाव बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो देखिए सबसे ऊंचा जलप्रपात है दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला है कि नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है। अब देखिए जलप्रपात क्या होता है, इसका आंसर जानने से पहले हम ये जान लेते हैं। तो देखिए जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से गिरती है किसी घाटी में तो ये जलप्रपात का निर्माण करती है। और नियाग्रा जलप्रपात आपका कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात। नेक्स्ट है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। तो देखिए जो हमारा वायुमंडल है वो 5 परतों में विभाजित किया गया है और ये पृथ्वी की सतह से आरंभ हो जाते हैं। तो जो क्षोभ मंडल है ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो है 13 किलोमीटर और इसी में हम सांस लेते हैं। ठीक है, हम इसी मंडल में रहते हैं और इसी में वायु मौजूद होती है जिससे हम सांस लेते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि हमारा कि मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओला, ये वायुमंडल की किस परत में होते हैं, तो ये भी क्षोभ मंडल जो है हमारा सबसे पहली परत इसी में होते हैं। नेक्स्ट है कि हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श अवस्था किस मंडल में पाई जाती है। तो देखिए हवाई जहाज़ के लिए जो आदर्श अवस्था है वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। तो क्षोभ मंडल के ऊपर का जो भाग है वो समताप मंडल कहलाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 50 किलोमीटर तक है। ठीक है, और यहाँ पर बादल और मौसम की जो घटनाएं होती हैं वो नहीं हो पाई जाती, इसलिए यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन परत किस मंडल में या किस परत में पाई जाती है। तो ओजोन परत जो है वो भी समताप मंडल में पाई जाती है और ये जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक गैसें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड किस परत में आने पर जल जाते हैं। तो देखिए मध्य मंडल जो कि वायुमंडल की तीसरी परत है और समताप मंडल की ठीक ऊपर होती है और 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है, इसी में उल्कापिंड जल जाते हैं। नेक्स्ट है कि रेडियो संचार के लिए किस परत का उपयोग होता है। तो देखिए बाह्य वायुमंडल, इसमें रेडियो संचार का प्रयोग किया जाता है और जो आयन मंडल होता है वो इसी परत का एक भाग होता है और ये 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैली होती है। अगला प्रश्न है कि बहिर्मंडल में कौन सी गैसें पाई जाती हैं। तो हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसें यहाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आतपन क्या होता है। तो देखिए सूर्य से आने वाली वो ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। ठीक है, और आतपन से हमारा जो तापमान है वो बहुत प्रभावित होता है। तापमान को मापने की क्या इकाई होती है। तो देखिए तापमान को मापने की जो इकाई होगी वो होगी डिग्री सेल्सियस। तापमान को डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किसने किया था, तो एंडर्स सेल्सियस जो थे इन्होंने डिग्री सेल्सियस का आविष्कार किया था। अगला है कि वायु की दिशा। तो जो देखिए वायु की दिशा होती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर होती है। ठीक है, वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करेगी या उस दिशा में बहेगी।
उसके बाद नेक्स्ट है कि पवन किसे कहते हैं। तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की जो गति होती है उसे ही पवन कहा जाता है। अगला है कि जो पवन है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है कि कौन से वो प्रकार हैं 3। तो स्थायी पवन पहला, दूसरा मौसमी पवन और तीसरा हो जाएगा स्थानीय पवन। तो देखिए स्थायी पवन वो होती हैं जो वर्ष भर चलेंगी। मौसमी पवन जो होती हैं वो अलग अलग मौसम यानी कि ऋतुओं में अपनी दिशा बदलेंगी। और स्थानीय पवन जो होती हैं वो किसी छोटे क्षेत्र या किसी वर्ष के किसी विशेष समय में जो चलती है उन्हें स्थानीय पवन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्थायी पवन कौन सी होती हैं। तो देखिए वही बात आ गई फिर से कि जो वर्ष भर लगातार एक निश्चित दिशा में चलेंगी। व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें कौन सी हैं। तो ये स्थायी पवनें हैं। नेक्स्ट है कि मौसमी पवनें, तो जो पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है तो उन्हें मौसमी पवन कहते हैं। मौसमी पवन का अगर आपसे एक उदाहरण पूछे तो भारत की जो मानसूनी पवन होती हैं वो मौसमी पवन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है कि स्थानीय पवन कौन सी होती हैं। तो किसी छोटे क्षेत्र में चलती हैं या किसी विशेष समय में चलती हैं। अब इसका अगर आपसे उदाहरण पूछे तो जैसे कि लू हो गया, और जैसे इसके अलावा देखिए स्थल समीर और समुद्री समीर, ये भी स्थानीय पवनों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है कि आर्द्रता क्या होती है। तो देखिए वायु में जो जलवाष्प की जब अत्यधिक मात्रा हो जाती है तो इसे आर्द्रता कहा जाता है। ठीक है। अगला है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो सुनामी है वो किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है और इसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। और देखिए 2004 में हमारे भारत में कहाँ पर सुनामी आई थी ये आपको कमेंट करके बताना है। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि ज्वार किसे कहते हैं। तो देखिए जब महासागरीय जल यानी कि महासागरों का जो जल होता है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक उठ जाता है और तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तो उसे ज्वार कहा जाता है। और वहीं अगर हम भाटा की बात करें तो जल जब अपने निम्नतम स्तर तक चला जाता है और तट से पीछे चला जाएगा तो उसे भाटा कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा आते क्यों हैं। तो देखिए सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल हैं उनके कारण ज्वार भाटा आते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे ऊंचे ज्वार कब उठते हैं। तो देखिए पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों में, क्योंकि इस दिन क्या होता है कि जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी होते हैं ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तो इससे सबसे ऊंचे ज्वार इस समय आते हैं। नेक्स्ट है कि नौ संचालन में क्या सहायक होता है। तो उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होते हैं क्योंकि ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं क्योंकि जो मछलियां होती हैं वो उच्च ज्वार के दौरान तट के निकट आ जाती हैं और मछुआरे जो होते हैं उन्हें पकड़ सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न है कि गर्म महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं क्योंकि देखिए जो भूमध्य रेखा है यहाँ सूर्य का प्रकाश पूरे साल सीधा पड़ता है और इसलिए यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो यहाँ गर्म महासागरीय धाराएं होंगी और ये ध्रुवों की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है कि ठंडी महासागरीय धाराएं कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो ये ध्रुवों पे या उच्च अक्षांशों से और ये निम्न अक्षांशों की ओर प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट है कि शीत जल धारा कौन सी है। तो लेब्राडोर जो महासागरीय धाराएं हैं वो शीत जल धाराएं होती हैं और जो गर्म होती हैं वो गल्फ स्ट्रीम जल धाराएं होती हैं। नेक्स्ट है कि सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र कौन सा माना जाता है। तो वो स्थान जहाँ गर्म और शीत जल धाराएं आपस में मिलती हैं वह क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि जापान के आसपास या उत्तर अमेरिका के जो पूर्वी तट हैं वो इसके उदाहरण हैं। लेकिन देखिए जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी
वहाँ क्या होता है, कोहरे वाला मौसम बनता है, इसलिए वहाँ नौ संचालन यानी कि नाव चलाने में बाधा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है। तो ब्राज़ील के जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन हैं, इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बड़े हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो एनाकोंडा है, और ये पाया कहाँ जाता है, तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाता है। और देखिए ये जो सांप होता है ये मगर जैसे जानवर को भी मारकर खा सकता है। नेक्स्ट है कि विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं। तो देखिए विश्व का जो फलोद्यान है वो भूमध्य सागरीय प्रदेशों को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर कौन से वन मिलते हैं। तो शीतोष्ण पर्णपाती जो वन है वो यहाँ पाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि टैगा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो देखिए टैगा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ, और ये एक रूसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है कि सवाना घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो सवाना घास स्थल होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला है हमारा कि ब्राज़ील में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास स्थल क्या कहलाते हैं। तो इन्हें कंपोज कहते हैं। नेक्स्ट है कि लानोस नामक जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल होते हैं वो वेनेजुएला में पाए जाते हैं। प्रेयरी घास स्थल आपके उत्तरी अमेरिका में पाए जाएंगे, और स्टेपी जो घास स्थल होते हैं वो मध्य एशिया में पाए जाते हैं। अगला है अर्जेंटीना में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहेंगे, तो पैम्पास कहेंगे। ध्रुवीय प्रदेशों में कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ काई और लाइकेन जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और कोई भी यहाँ पर जो पेड़ होते हैं वो उग नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है कि ऋतु प्रवास किसे कहते हैं। तो लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको कौन सा मार्ग जोड़ता है। तो स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग है जो इन चारों शहरों को जोड़ता है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है। तो अमेज़न बेसिन, अमेज़न नदी का बेसिन जो है वो सबसे बड़ा नदी में बेसिन है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश किसे कहते हैं। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से और 10 डिग्री दक्षिण, यानी कि भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का जो बीच का भाग होता है यहाँ से वहाँ तक, इसे भूमध्य रेखीय प्रदेश कहा जाता है। नदी का मुहाना किसे कहते हैं। तो जिस स्थान पर कोई भी नदी अपना पानी किसी अन्य जलराशि में मिलाएगी या खुद जाकर मिलेगी, उसे नदी का मुहाना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखेगा, और मेंढक क्या करेगा, इस पॉकेट का या इस जल का उपयोग अंडा देने के लिए करेगा। तो वो पौधे का नाम है ब्रोमीलायड। नेक्स्ट है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व कहलाती है। नेक्स्ट है कि चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल और असम में पाए जाते हैं चाय के बागान। नेक्स्ट है कि सिल्क का उत्पादन कहाँ किया जाता है। तो बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कि रोहू, कतला एवं हिल्सा किसकी प्रजातियां हैं। तो ये मछलियों की कुछ लोकप्रिय प्रजातियां हैं। नेक्स्ट है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के जल में कौन सी डॉल्फिन पाई जाती है। तो सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन पाई जाती है। और देखिए इस डॉल्फिन से क्या होता है कि जल की शुद्धता का पता चलता है। ठीक है, जहाँ पर ये डॉल्फिन पाई जाएगी वहाँ का जल शुद्ध होता है। नेक्स्ट है कि अमेरिका के मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहा जाता है, उनका निवास स्थल कहाँ है। तो प्रेयरी के जो घास मैदान हैं वहाँ ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि चिनूक कैसी पवन है। तो चिनूक एक गर्म पवन है। विश्व का धान्यागर किसे कहते हैं। तो प्रेयरी जो घास के मैदान है उन्हें कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गेहूँ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा
कि किम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खान के लिए। विश्व की स्वर्ण राजधानी किसे कहा जाता है, तो जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि क्रिकेट का बैट किससे बनाया जाता है, तो शरपत या विलो एक पेड़ होता है, इसकी लकड़ी से क्रिकेट का जो सबसे अच्छा बैट बनता है वो इसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि लद्दाख का दूसरा नाम क्या है, तो खा पा चान, ये लद्दाख का दूसरा नाम है। तो आज की हमारी जो 7th क्लास की बुक थी उससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने आज डिस्कस किए। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे, और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।